ऑल ऑफ यू, हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं और इतिहास जो है बड़ी डिमांड थी कि सर इतिहास पढ़ा दीजिए, तो हम लोग लेकर के आए इतिहास में। और इतिहास में पढ़ाने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ाने वाले हैं? भारत में राष्ट्रवाद। तो देखिए भारत में राष्ट्रवाद, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा यूरोप में राष्ट्रवाद, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति हुई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद शुरू होता है अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे, यानी अंग्रेज हमारे भारत को पूरी तरह से गुलाम बनाए हुए थे। और जब अंग्रेज हमारे पूरे भारत पर राज कर रहे थे तो उस समय हमारे भारत के जो राजनेतागण थे वह ये सोचते थे कि हमारा भारत आज़ाद हो जाए। यानी यहाँ के लोग जो है गुलामी की जंजीरों में यहाँ के लोग घूम रहे थे। क्या हुआ कि जो है सन 1915, जैसे हम बात करेंगे सत्याग्रह की, सत्याग्रह, तो भैया सत्याग्रह की बात हम लोग शुरुआत करते हैं कि सत्याग्रह क्या है। तो देखिए 1915 में महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका में थे। और अफ्रीका में उस समय नस्ल भेद यानी रंग भेद का बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, यानी काले गोरे की जो है बहुत ज़्यादा वो चल रही थी कि भैया काले हैं तो अलग तरह से हैं, ये मनुष्य नहीं है, गोरे हैं हम अलग तरह से हैं, यानी अगर हम गोरे हैं तो उच्च कोटि के हैं, अगर हम काले हैं तो निम्न कोटि के हैं। तो इस तरह से उस समय जो है चल रहा था। तो उस समय रंग भेद को लेकर के महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज्यादा संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद जब वो भारत लौटते हैं 1915 में, तो भारत के कई जगहों पे जा करके वो देखें क्या स्थिति है। और सब जा करके जब देखे तो उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था। पूरा विश्व जो है प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहा था। चुनाव नहीं, विश्व युद्ध हो रहे थे, एक देश दूसरे देश के प्रति लड़ रहा था। यानी 28 जुलाई 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला है। और इस प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे देशों ने भाग लिया है। मैं विश्व युद्ध का अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कितने सैनिक मरे थे, कितने जीवित थे। लेकिन यहाँ देखिए 28 जुलाई सन 1914 से 1918 के बीच विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना काफी जो है पराजित हो रही थी। भारत में क्या था कि भारत के लोगों को ये कहा गया कि भाई देखो, अंग्रेजों द्वारा ये कहा गया कि देखो यदि तुम मेरा साथ देते हो तो मैं फिर तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। यानी अंग्रेजों ने भारत से प्रस्ताव रखा कि अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे और मैं अगर ये युद्ध जीत गया जर्मनी से तो मैं आज़ाद कर दूंगा। तो महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया अंग्रेजों का कि भाई देखो आप सैनिकों में भर्ती हो जाओ, अंग्रेजों का साथ दो, युद्ध जीत जाएंगे तो वो जो है हमें आज़ाद कर देंगे। तो उस समय लोगों ने ये कहा कि भाई महात्मा गांधी जो है वो अंग्रेजों के दलाल हैं, ऐसा शब्द निकलता था। युद्ध जीत जाते हैं 18 में, लेकिन भारत नहीं आज़ाद होता है। अब बात हम लोग करते हैं सत्याग्रह की, जो हाई स्कूल के लिए जो है सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए शक्ति, सत्य की शक्ति, मतलब सत्य की खोज। किसकी खोज? सत्य की खोज। तो अगर भाई देखिए सत्यता है, अगर आप सत्य पे हैं तो सत्य जो है हमेशा विजयी होता है। तो आप लोग सुने हो ना, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। यानी सत्य जो है कभी पराजित नहीं हो सकता है, समय लगती है लेकिन सत्य की जीत होती है। महात्मा गांधी ने यह कहा कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम मारपीट नहीं करेंगे, ये सब बिल्कुल ही नहीं करेंगे, और हम बिना हथियार के, बिना लड़ाई झगड़े के सत्य की राह पर हमको आजादी जरूर मिलेगी। ये महात्मा गांधी की सोच थी।
और इस सोच से उन्होंने सत्याग्रह को जो है बढ़ावा दिया कि अहिंसा, सत्य और अहिंसा पर रहेंगे, युद्ध लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। और इसका रीजन क्या हुआ कि 1917 में बिहार के चंपारण, यानी चंपारण लिखते हैं, बिहार के चंपारण में। तो चंपारण में क्या था, चंपारण में अंग्रेज जो है नील के खेती के लिए प्रोटेस्ट करते थे, किसानों को नील की खेती करवाते थे जबरदस्ती, और अगर वो जो है नील की खेती कर लिए तो उनसे ज्यादा से ज्यादा कर वसूला करते थे। तो चंपारण के किसान जो है परेशान थे। तो बिहार के चंपारण के जब किसान परेशान थे तो उस समय जो उन किसानों ने महात्मा गांधी को बुलाया। महात्मा गांधी वहां पे पहुंचे, आंदोलन हुआ, और आंदोलन होने से अंग्रेज राजी हो गए, जिससे जो है वहां पे मान गए। तो इससे महात्मा गांधी को बड़ी खुशी मिली। खुशी ये मिली कि ये जो है कि 1917 में इनका पहला आंदोलन था और वो भी सफल रहा। दूसरा 1917 में खेड़ा, 1917 खेड़ा में, गुजरात का एक गांव है खेड़ा, वहां के किसान, क्योंकि वहां पे प्लेग नाम की बीमारी चल रही थी, प्लेग नाम की बीमारी चल रही थी। तो जब वहां पे प्लेग नाम की बीमारी चल रही थी और खेड़ा के किसान ये चाहते थे कि उनका कर में थोड़ी सी ढील दी जाए, क्योंकि कर उस समय बहुत ज़्यादा लगा हुआ था दोस्तों। कर इतना ज़्यादा था कि वहाँ के जो इनकम थी, किसानों की आय थी, वो बहुत कम थी, और इस बीमारी की वजह से जो है उस समय बीमारी से जूझ रहे थे। तो वो किसान ये चाहते थे कि उनका कर जो है थोड़ा सा कम लगे। तो इसके लिए महात्मा गांधी को बुलाते हैं, और महात्मा गांधी को बुलाने के बाद वहाँ पे आंदोलन होता है, और आंदोलन होने से अंग्रेज मान जाते हैं, उनके करों में रियायत दे देते हैं। फिर उसके बाद 1918 में अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद कहाँ होता है, ये भी गुजरात में है, अहमदाबाद है, अहमदाबाद नहीं है। तो अहमदाबाद में 1918 अहमदाबाद में क्या होता है कि जो है फैक्ट्री में, एक सूती कंपनी की फैक्ट्री रहती है, उसके स्टाफ जो है अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए अंग्रेजों से डिमांड करते हैं, परंतु उसकी सैलरी नहीं बढ़ती है। तो इसके लिए वो महात्मा गांधी को बुलाते हैं, और महात्मा गांधी को जब बुलाते हैं और सैलरी जो है बढ़ाने की बात करते हैं, तो आंदोलन होता है, और आंदोलन होने से अंग्रेज मान जाते हैं, और मान करके उनकी सैलरी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यानी ये 3 कहानियाँ हुई सत्याग्रह में। तो सत्याग्रह में ये 3 कहानियां हुई भाई। एक तो ये हुआ कि 1917 में खेड़ा में प्लेग नाम की बीमारी चल रही थी, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि 1917 में चंपारण में नील की खेती हो रही थी। 1918 में अहमदाबाद में सूती वस्त्र को लेकर के, इनकी मतलब सैलरी को लेकर के, सूती वस्त्र की कंपनी में सैलरी को लेकर के वहाँ के कर्मचारी बैठे थे, तो उनकी सैलरी की वृद्धि करवा दी गई। अब महात्मा गांधी ने सोचा कि इस सत्याग्रह आंदोलन को पूरे भारत पर विस्तार के रूप से फैलाया जाए। तो पूरे भारत पर फैलाने के लिए जो है महात्मा गांधी जो है बड़े तत्पर हुए कि ये सफल परीक्षण रहा, अब इसे हम पूरे भारत पर लागू करवाएंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि 1919 जो है 1919 में क्या होता है कि उस समय रॉलेट एक्ट पारित होता है, और रॉलेट एक्ट क्या होता है कि जो राजनेता होते हैं, जो सत्याग्राही वगैरह होते हैं, वो सत्याग्राही बिना किसी जो है मतलब बिना किसी कारणवश, बिना कोई मुकदमा वगैरह इन सब लगाए बिना ही 2 साल तक जेल में डाल देने की सजा थी रॉलेट एक्ट में। कि मतलब जो सत्याग्राही हैं, राजनीतिक जो नेता हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उन्हें जो है पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। ये बड़ी ही कड़ी भैया रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जो कि बहुत ही कड़ा था। उस समय अंग्रेजों का शासन तो ऑलरेडी ही कड़ा था,
और 1919 में इन्होंने पारित कर दिया। और वह पारित कब हुआ कि जब उस समय अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के लोग भारी मात्रा में विद्रोह कर रहे थे कि रॉलेट एक्ट जो होगा वो पारित नहीं हो सकता। रॉलेट एक्ट ये विश्व युद्ध मैंने लिखा था। देखिए रॉलेट एक्ट क्या हुआ था कि 1919 में वो लोग पारित कर दिए और ये बहुत विद्रोह के बीच पारित हुआ। और जैसे ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो चारों तरफ से विद्रोह उठा, और विद्रोह उठा तो कारखाने, रेलवे स्टेशन, डाकघर, इन सब पे आक्रमण होने लगे। जब इन सब पे आक्रमण होने लगे रॉलेट एक्ट के विरोध में, तो सरकार क्या की, जो है दमनकारी नीतियां अपनाने लगी। उसने सोचा कि हमको किसी तरह से इनको दफन करना। जैसे 58 की क्रांति जब हुई थी 1858 में, तो उस समय भी क्रांति हुई थी, और उस समय जो है क्रांति छोटे छोटे पैमानों पर उठी। जैसे कहीं महारानी लक्ष्मीबाई, तो कहीं नाना, तो कहीं तत्या टोपे, तो कहीं कुंवर सिंह, कहीं बेगम हजरत महल, कहीं टीपू सुल्तान, तो कहीं हैदर अली। तो इस तरह से 58 में क्रांति हुई, उनको दफन कर दिया गया, दबा दिया गया, अंग्रेजों द्वारा जो है एकदम पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया गया। तो जब ये बड़े पैमाने पर रॉलेट एक्ट पारित हुआ कि राजनीतिक नेताओं को और सत्याग्रहियों को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी कारणवश उनको 2 साल जेल में डालने की सजा है, और इसके विरोध में आंदोलन होने शुरू हो गए। भारत के जगह जगह बड़े शहरों, छोटे कस्बों में आंदोलनकारी एकदम आंदोलन फैलाना शुरू किए। उस समय सरकार ने क्या किया, दमनकारी नीति अपनाने लगी। जनरल डायर के हाथों में पूरी कमान आ गई, और जब जनरल डायर के हाथों में पूरी कमान आ गई तो उसने मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या लागू किया था? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो मार्शल लॉ जो लागू किया, तो इसका मतलब ये था कि जैसे आप कोई सभा नहीं कर सकते हैं, कोई जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, ना तो आप जो है 2-4 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। अब ये पूरी तरह से जो है एक बड़ी भयावह स्थिति थी। 10 अप्रैल में क्या था कि अमृतसर में 10 अप्रैल में शांतिपूर्ण ढंग से, यानी पंजाब के 10 अप्रैल, पंजाब में 10 अप्रैल शांतिपूर्ण ढंग से एक जुलूस निकाला गया था, और उस जुलूस में थोड़ी सी पुलिस से छीना झपट हो गई, जिसकी वजह से पुलिस ने गोलियां चला दी। उस जुलूस पर गोलियां चला दी, और जैसे ही उस जुलूस पर गोलियां चल गई तो जुलूस जो है उसके बाद क्या हुआ कि लोग बड़े ज़्यादा उग्रकारी हो गए। और जब लोग उग्रकारी हो गए कि जो है सीधे रेलवे स्टेशन, जो है रेलवे स्टेशन, डाकखाने, सरकारी संपत्ति को लोग नष्ट करना शुरू कर दिए। तो फिर अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज सरकार दमनकारी यानी सत्याग्रहियों को पकड़ करके उनके नाक के बल जो है रगड़वाते हुए जो है जा रही थी। इतनी जबरदस्त यातनाएं उनको दी जा रही थी कि दूसरे सत्याग्रही तैयार ना हो। और 13 अप्रैल को बैसाख का मेला लगा था अमृतसर के जलियांवाले बाग में। लोग वहां पे बैसाख के मेले में उपस्थित थे। 13 अप्रैल बैसाख का मेला था, और बैसाख के मेले यानी बैसाख के मेला जलियांवाले बाग में लगा था, जो बाग बहुत बड़ी थी। लोग उस मेले में इकट्ठा थे, कुछ सत्याग्रही भी उसी मेले में इकट्ठा थे, और उस मेले में यानी उस बाग में केवल एक जगह से जाने की एंट्री थी, उसी जगह से निकलने की एंट्री थी। बाकी बाग चारों तरफ से बंद था। जनरल डायर अपनी सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद 13 अप्रैल सन 1919 में वो क्या कर देता है, अंधाधुंध पूरी तरह से फायरिंग करवा देता है। अब वहां पे कितने लोग थे? लगभग अगर मेला लगा होगा तो आप मान करके चलिए कि जो है सैकड़ों लोग से ऊपर रहे होंगे। यहां तक कि लोगों को चेक कर करके जो है गोलियों से भून दिया गया, अगर कोई जीवित था तो भी भून दिया गया। सोचिए कितनी भयावह स्थिति थी।
इस तरह से हमारे पूर्वज अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए उस समय जो है अपने प्राणों का बलिदान दे दिए। क्या स्थिति रही होगी, आप कल्पना कीजिए कि चारों तरफ से दीवार एकदम बंद था, मेला लगा हुआ था उस बाग में। उस बाग में कुछ सत्याग्राही भी उपस्थित थे, जिसकी वजह से जनरल डायर वहाँ पे पहुँचता है और लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू करवा देता है और बेचारे उसी में मर जाते हैं। बाकी सत्याग्राहियों को जनरल डायर पकड़वा करके रोड पर जो है उसको जो है घसीटते हुए लेकर के चलता था, यानी उनका नाक जो है जमीन पे रगड़ते हुए चला था। और पंजाब में एक गांव था और उस गांव का नाम था गुजरवाला, और गुजरवाले गांव पे जो है बहुत ज़्यादा बम बारिश करवा देता है। सोचिए ये स्थिति रही थी रॉलेट एक्ट में। इसके बाद यह गांव देहात में नहीं सीमित था, ये शहरों और कस्बों में सीमित था। इतनी ज़्यादा स्थिति जब खराब हो गई तो महात्मा गांधी ने क्या किया, अपना आंदोलन वापस ले लिया। और वापस लेने के बाद उसने कहा कि जो है इसको हम बड़े पैमाने पे शुरू करेंगे। तो बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, हिंदुओं को नहीं बल्कि मुसलमानों को भी मिलाना चाहते थे। तो मुसलमानों के लिए खिलाफत आंदोलन के लिए दो नेता मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली को उन्होंने मिलाया। और इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन के साथ साथ हम लोग असहयोग आंदोलन भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नए इतिहास नए वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।